ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट रह गया था ना, इसको कंप्लीट कर देते हैं। आई थिंक ये कर लिया था, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्लास लिखाए थे, बीटा का पीडीएफ दोनों पार्ट का ना। हाँ, आई थिंक बीटा पे ही कंप्लीट किया था क्लास हमने। तो ये बच गया आपका सर हाँ सर तन्मय बोल रहा हूँ। जी तन्मय। सर मैं बोल रहा हूँ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन गेट का बेस से हो गया। हाँ हो गया, अभी जैम में आज ही स्टार्ट किया हमने, अभी 8 to 9:30 वाला बैच है ना, ओके ओके उसमें आज ही स्टार्ट हो, वो कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमने क्योंकि और उसमें ऑर्डर में कंप्लीट किया ना, तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, आप वो देख सकते हैं, अगर उसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, जो रिकॉर्डेड है वहाँ आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया ना, अभी ये वाला अभी इसमें कुछ बाकी है, इसमें थ्योरम्स बाकी है। अभी तक हमने इस वाले पार्ट में जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है कि पीडीएफ क्या है, सपोर्ट क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ, ये बस डिस्कस किया है। अभी आज हम लोग एक बार ये दोनों लिख के फिर हम लोग आज थ्योरम्स लिखेंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूशंस में इंटर रिलेशंस क्या है और कैसे थ्योरम्स आएंगे। बाकी यू कैन वॉच रिकॉर्डेड, जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो तो यहीं पे था, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम, ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। सो ये है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके 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 सर। तो आप इसका रिकॉर्डेड देखेंगे, मिल जाएगा अर्जुना बैच में रिकॉर्डेड में। ठीक है, अभी हम ये वाला पार्ट आज इसको कंप्लीट करते हैं। सो चलो पहले नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं, फिर वेबल डिस्कस कर लेंगे। सो आइए, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत है ना फेमस है और बहुत यूजफुल भी है। और तो क्या होता है, इसका नोटेशन एक्चुअली है x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, यही ना। और जहाँ पे म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है और सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। सिग्मा स्क्वायर जीरो हुआ तो क्या होगा, मान लो नॉर्मल में सिग्मा स्क्वायर जीरो के इक्वल हो जाए तो क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। सर सॉरी सर एग्जिस्ट नहीं करे, तो वो कौन सा नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस हो जाता है, यूनिफॉर्म। नहीं यूनिफॉर्म क्यों होगा, मैं बोला हूँ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जहाँ सिग्मा स्क्वायर जीरो हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, वेरिएंस जीरो कब होता है, किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जीरो होता है, कोई बताओ, किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जीरो आता है, ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल है जिसका वेरिएंस जीरो के इक्वल आता है। कांस्टेंट सर, कांस्टेंट। हाँ डीजेनरेट मतलब कांस्टेंट, तो ये कहीं ना कहीं डीजेनरेट में रिड्यूस हो जाएगा, या वैसे नॉर्मल का पीडीएफ रहेगा ही नहीं वो, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल के पीडीएफ में डिनोमिनेटर में रो आता है, तो नॉर्मल का पीडीएफ वो रहेगा नहीं, तो वो रिड्यूस होके डीजेनरेट ही बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सिंपली है ना, ये तो नोटेशन हो गया इसका। और पीडीएफ क्या होता है इसका, तो इसका सपोर्ट क्या है, अगर तुम सपोर्ट लिखोगे तो इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट ऑफ एक्स क्या होता है, सपोर्ट माइनस इन्फिनिटी प्लस। हाँ पूरा रियल नंबर है ना, सो एक्स कैन टेक वैल्यू माइनस प्लस इन्फिनिटी। और जो पीडीएफ है आप सब लोग जानते हैं, सो एफ एक्स एक्स, so this is 1 by root 2 pi sigma e raised to power minus half x minus mu by sigma whole square and x will take real values. So ये PDF आ गया, and then what is the mean ex, तो ex तो ऐसे ही mu है क्योंकि बोल ही रखा है। वेरिएंस ऑफ x आप निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर, दिस यू ऑल नो,
MGF, सो यू नो MGF यूनिक होता है, आप पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि X is है ना, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिक MGF इफ इट एग्जिस्ट एंड एवरी MGF करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो MGF ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है MGF इसका? e⁻t mu plus t square sigma square by 2। हाँ एक बार म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, हाँ वही बात बता रहे हैं, है ना, या ऐसा लिखा होगा एक्सपोनेंशियल म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये है। सो ये इन्फॉर्मेशन हो गया नॉर्मल वाला जो सब लोग आप लोग इजीली ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। बाकी थ्योरम्स अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये तो सिंपल नॉर्मल का है, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है, तो कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है किसी को इससे रिलेटेड? सर मैं नॉर्मल का कर्व जानती हूँ, ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का कर्व कितना क्या होगा? क्या पीडीएफ, ये तो थोड़ा ऐसा है ना कि जैसे नॉर्मल में आप क्या जानते हो, नॉर्मल में जैसे चलो ये रियल लाइन है, इसका कई बार पीडीएफ यूजफुल होगा, जैसे हर डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना उतना यूजफुल नहीं रहता जनरली, लेकिन नॉर्मल में हम लोग यूज़ करेंगे टेस्टिंग में जाके खूब ज़रूरत पड़ेगी, या जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे होंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि जैसे काई स्क्वायर का पीडीएफ कैसा है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे, नॉर्मल का क्या है, ये सब का यूज़ कई बार आता है, जिसका मतलब पैरामीटर चेंज करने पे शेप चेंज नहीं होता जिस सब, तो वो थोड़ा यूज़ होगा। जैसे ये मान लो अगर म्यू ये नंबर है, जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का ना बेल शेप्ड होते हैं, सो यू नो ऑलरेडी रफली मैं बना रहा हूँ, हाँ, सो ये म्यू के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या आता है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल इसी का स्पेशल केस है ना, अगर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड नॉर्मल, सर बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो नेचर में पाया जाता है वो नॉर्मल ही क्यों फॉलो करता है, जैसे कि एरर्स मेजरमेंट का होता है या फिर बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना, नहीं सब में अप्रोक्सीमेट हमेशा करता है नॉर्मल पे, जनरली जरूरी नहीं सब नॉर्मल ही है। ऐसा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल ही देखा गया है, तो ऐसा क्यों होता है सर? उसका एक सिंपल सा रूल है, नॉर्मल में क्या हो रहा है कि एवरेज, अब ऐसा ये लॉजिक में नहीं तो क्यों ऐसा होता है, सिंपली ये है कि जनरली ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रीब्यूशन बाद में जाके नॉर्मल पे कन्वर्ज कर जाता है, तो नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सारे जितने भी आप करोगे लाइफ में जितने फेनोमेना है वो सिर्फ नॉर्मल ही क्यों है, आई डोंट थिंक सब कुछ नॉर्मल ही है, जरूरी थोड़ी है सब कुछ नॉर्मल होगा सर मैक्सिमम केसेस में। हाँ तो होगा, ये तो ऑब्जर्वेशन है, अब वो तो जिन्होंने ऑब्जर्व किया, अब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ऑब्वियस हो या कुछ नेचर का ऐसा रूल होगा जो कि मुझे तो नहीं पता ऐसा सब क्यों होता है, ऐसा आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्यों है, बट ये होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अगर आपका लार्ज सैंपल है तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट तो सेंटर लिमिट थ्योरम से ही पता चल जाता है, तो नॉर्मल पे कन्वर्ज करेगा। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होगा, तो ये भी सिंपल है, उसमें हमने अभी लिखा था ना कि बाकी तो कॉमन ही है कि म्यू सिग्मा स्क्वायर है, जस्ट इसमें आप क्या करो म्यू को 0 रख दो और सिग्मा स्क्वायर को या सिग्मा को 1 रख दो, तो ये इस केस में आपका ये बन जाएगा 0 1, बाकी प्रॉपर्टी सेम ही है ना। पीडीएफ अगर आप इसका लिखेंगे तो जनरली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरली नोटेशन लोग यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग भी यूज़ करते हैं, वो z है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो z है, तो आपके पास ये 1/√2 पाई e की पावर -½ z स्क्वायर, और z आपका रियल नंबर है, और बाकी वैसा ही है, मीन तो इसका 0 है, वेरिएंस 1 है, MGF आप निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू 0 है तो ये e की पावर जस्ट 1/2 t स्क्वायर या एक्सपोनेंशियल ऑफ ½ t स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2, ये आपका t स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, तो बेसिक है। अच्छा जैसे इसमें कहीं उसका नाम नहीं लिखा है ना, क्या कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का,
लेकिन कॉची आगे थ्योरम्स में आएगा, है ना, इसने नाम नहीं लिखा है कॉची का इसमें, ये है ना, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस नहीं किया। लेकिन हमें जब हम लोग बोलेंगे कि जो रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, Z1/Z2 जो कि इंडिपेंडेंट है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कॉची आएगा, सो थ्योरम लिखेंगे। तो उसको भी लिख लो, फिर मैं वेबुल लिखता हूँ। सो एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सो जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका नोटेशन हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें दो पैरामीटर होता है, क्या क्या यूज करेंगे आप, मान लो थीटा और म्यू ले लो। सो इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ऑफ एक्स, बताओ जी। सो एक कॉची रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या होता है, और पीडीएफ क्या होगा, कोई बताओ। ये तो पता होगा, तो बहुत फेमस है ना, इसका काफ़ी यूज़ है। मतलब रेशियो, जैसे दो स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो हो गया, या आगे जाके हम लोग टी और जेड को भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे, आगे आके आएंगे डिस्कस करेंगे। इसको बताओ क्या है सपोर्ट और क्या है पीडीएफ। किसी को तो पता होगा। सर थीटा बाई पाई इंटू एक्स माइनस म्यू का, थीटा बाई पाई इंटू आगे क्या, ये कहना चाह रहे हो आप, म्यू होगा। कहाँ पे, यहाँ म्यू स्क्वायर, ये कहना चाह रहे हो। बाकी लोग बताओ क्या ये सही कह रहे हैं। ये थीटा बाई म्यू बोले, थीटा बाई पाई बोले थे, क्या बोले थे, थीटा बाई पाई। अगर ये लिखेंगे तो म्यू बाई पाई हो जाएगा। ये तो पीडीएफ है। सपोर्ट इसका क्या है, पूरा रियल नंबर, ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो चेक कर लो, म्यू अपॉन पाई इंटू आपके पास आ जाएगा, बाहर है म्यू अपॉन पाई, और 1 अपॉन एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड कॉची में क्या होता है कि थीटा को आप रख देते हैं 0 और म्यू को रख देते हैं 1, ठीक है ना। सो कुछ बुक में म्यू थीटा होगा, तो मैंने थीटा म्यू लिखा है, आप आई थिंक रिवर्स बता रहे हैं। सो कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन चेंज भी कर सकते हो, कुछ में म्यू थीटा लिखा होगा, देख लो तुम जैसे लिखना चाहो। सो मैं थीटा म्यू लिख रहा हूँ। अब सपोर्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, इसका मीन कितना है, मीन नहीं एग्जिस्ट कर, डज नॉट एग्जिस्ट। सो मीन डज नॉट एग्जिस्ट। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। एमजीएफ, एमजीएफ क्या होगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। पता तो होगा तुम लोगों को भाई, अब याद नहीं रहेगा, एग्जाम में अगर जरूरत पड़ गई तो कैसे यूज करोगे, एग्जाम टाइम पे क्योंकि पहले से पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। सो है ना, नेम हो गया, सपोर्ट, पीडीएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ। सर ये नहीं सर पढ़ा है। इससे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी एग्जिस्ट करेगा। सर ये नहीं पढ़ाए थे। नहीं पढ़ाया गया, कहाँ पे,
आपके द्वारा। हाँ ये मैंने तो हम लोग लिख रहे हैं ना, पहली बार ही लिख रहे हैं हम लोग पहले पढ़ा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड कॉची के बारे में बताए थे, जब 1/पाई इंटू 1+x² था, तो उस हाँ, समय से थोड़ा तो सा उसमें स्टैंडर्ड कॉची में क्या करते हैं, सो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं लिखा ना, तो इसलिए हमें डिस्कस नहीं किया हमने। तो अगर आप स्टैंडर्ड कॉची लिखेंगे, हाँ मतलब बीच में आया होगा तो हमने यूज़ किया होगा इसको। तो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो कुछ नहीं है, थीटा की जगह 0 और म्यू की जगह 1 रख दीजिए इसी में। सो ये आपका स्टैंडर्ड कॉची का मतलब कॉची 0,1। तो मैं ये कुछ बुक में क्या करते हैं, म्यू पहले थीटा बाद में होता है, तो 1 0 लिख रहा होगा, कोई बात नहीं हुई है। सो ये कॉची 0,1 हो गया। तो यहाँ पे जो PDF निकल के आ जाएगी, ये आपके आ जाएगी 1/पाई इंटू 1+x², x² + 1, ठीक ना, और x रियल नंबर। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया। और आपका वो मीन वेरिएंस, मीन डज नॉट एग्जिस्ट, वेरिएंस जो होगा आपका ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। एंड MGF इसका भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो MGF डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है। तो अभी बस ये जितने डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, सपोर्ट, PDF, मीन वेरिएंस, MGF, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, ये ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब आता हूँ मैं, तो सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये नॉर्मल का था इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड नॉर्मल, इधर आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड कॉची। अब आते हैं वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का बताओ क्या होगा। fx equal to c by alpha into x minus mu by alpha whole to the power c minus 1 e to the power minus x minus mu by alpha whole to the power c। ओके, तो आप ये 3 पैरामीटर में बता रहे हैं ना, कितने जी सर। पैरामीटर आपके पास? 3 पैरामीटर है, ओके। जी सर। सो है ना, कुछ लोग 2 पैरामीटर, कुछ लोग 3 पैरामीटर लिखते हैं। सो टू पैरामीटर में क्या होगा, इसमें आपने x माइनस क्या लिखा था, c या x माइनस, तो 2 पैरामीटर x minus mu। म्यू, तो म्यू को अगर 0 रख दें तो क्या बन जाएगा। तो हम लोग 2 पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं, 2 पैरामीटर, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर में डिस्कस किया है। सो 2 पैरामीटर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो है ना, इसमें जैसे 3 पैरामीटर है और भी डिस्ट्रीब्यूशन को जनरलाइज किया जा सकता है। सो मैं 2 पैरामीटर के वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या होगा, मान लो x हैज वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, सो आप क्या क्या म्यू को 0 रख दो, तो बाकी पैरामीटर क्या बचे आपके पास, अल्फा गामा c and alpha। हाँ डिपेंड करता है क्या क्या आप ले रहे हो, है ना। सो अलग अलग नोटेशन है, के और अल्फा, इसमें के और म्यू लिख, बात वही है ना, के और अल्फा, के और म्यू। तो यहाँ जो लिख रहा है, ये लोग लिख रहा है, चलो लैम्डा में लिख देता हूँ, के और लैम्डा लिख लो। सो के और लैम्डा में अगर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर में, सो 2 पैरामीटर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका PDF क्या, सपोर्ट क्या होता है पहले ये बताओ। अगर 2 पैरामीटर में बात करें, सपोर्ट ऑफ x, इस केस में सपोर्ट क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी। हाँ 0 से इन्फिनिटी। ये आपका 0 से इन्फिनिटी ले लेते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आप चाहो तो, यू वांट टू इंक्लूड 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूड करेंगे। PDF क्या होगा 2 पैरामीटर में, अब सो 2 पैरामीटर वेरिएबल का इसमें लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूँ, k बाई लैम्बडा, x by lambda whole to the power x बाई लैम्बडा होल रेज़ टू पावर k minus 1 k minus 1 e to the power minus
x माइनस x बाई लैम्बडा लैम्बडा होल टू द पावर c, मतलब कि सर के। के यहाँ के मैं k लिख रहा हूँ ना, तो x मोर देन इक्वल टू 0 के लिए है ये। तो ये 2 पैरामीटर में, 3 पैरामीटर में बस यहाँ x की जगह x माइनस आप म्यू लिख रहे थे तो x माइनस म्यू कर देंगे, तो यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू म्यू आ जाएगा, यही ना। सो ठीक है ना, ये 2 पैरामीटर में है, 3 पैरामीटर में ऐसे ही हो जाएगा। सो इसके बाद इसका मीन कितना आता है इस वाले केस में, व्हाट इज मीन? गामा 1 बाई k प्लस 1, गामा 1 बाई k प्लस 1। आप जो बता रहे थे उसमें आप म्यू को 1 रख के बताओ और म्यू को 0 रख के बताओ, यही आ रहा है। यहाँ तो इन्होंने ये लिखा हुआ है k बाई, सही लिखा ना, k बाई लैम्बडा x बाई लैम्बडा की पावर k माइनस 1 e की पावर x बाई लैम्बडा, हाँ k। तो इसका मीन जो आएगा लैम्बडा इनटू गामा ऑफ 1 प्लस 1 बाई के ना, तो इसको लिखेंगे k प्लस 1 बाई के होगा ना, जी सर। ठीक है ना। ये आएगा वेरिएंस कितना आएगा इसका, सो वेरिएंस ऑफ x, तो ये है ना, फाइंड कर सकते हो। पहले ex स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर ex स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर टाइम गामा ऑफ 1 प्लस 2 बाई के माइनस म्यू स्क्वायर। हाँ, सो वो चूंकि लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो गामा 1 प्लस 1 बाई के यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई के। तो इसका ये मतलब सर गामा 1 प्लस 2 बाई के, हाँ ये 1 प्लस 2 बाई के, इसका मतलब है यहाँ अगर x की पावर आप n निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा, आई थिंक ये देगा लैम्बडा की पावर n गामा 1 प्लस n बाई के, जी सर सही है। है ना। तो ये आ जाएगा तो ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। mgf क्या होगा इसका, व्हाट इज द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, ये लिख देता हूँ mgf ऑफ दिस। वहाँ वेरिएंस वाला में सर वो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन, अच्छा कॉमन लिया, हाँ ठीक। हाँ मतलब वो पूरे का पावर है क्योंकि लैम्बडा स्क्वायर हमने बाहर कर रखा, तो ये हो गया mgf, है ना। हालांकि फिर से mgf एग्जिस्ट करेगा इसका, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो क्या आएगा, इस तरह से इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, बट दैट इज ना इन द कॉम्प्लेक्स, मतलब डायरेक्टली वैसे ही इन्होंने डिराइव कर रखा है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट हो सकता है। सो इसका आएगा जो इन्होंने लिख रखा है कि लैम्बडा की पावर n t की पावर n, ये पहले बाद में t की पावर n करता हूँ, लैम्बडा की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल गामा ऑफ 1 प्लस n बाई के, और बाहर है t की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये होगी 0 टू इन्फिनिटी। सो लैम्बडा की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल गामा 1 प्लस n बाई के इंटू टी रेस्ट टू पावर n। सर वेरिएबल से एक्सपोनेंशियल को ड्राइव कर सकते हैं, वेरिएंस से वेरिएबल से एक्सपोनेंशियल को में ट्रांजिशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो क्या करोगे, सिंपली किया जा सकता है। और सोचो
सोचो पैरामीटर क्या रखोगे तो आ जाएगा, तुम खुद देख सकते हो। k को 1 रख दो, क्या बन जाएगा? तो इजी है ना, अगर तुम k को 1 रख दोगे तो स्पेशल केस बन जाएगा, k by lambda e to the power minus, ठीक है ना। हाँ, तो k को अगर आप 1 रख दोगे तो इसमें क्या बन जाएगा? सो व्हेन k इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा हमारे पास जो पीडीएफ है वो आ गया 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस x बाई लैम्डा, और x इज मोर देन 0 या मोर देन इक्वल टू 0 ले सकते एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो हो ये, तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो गया ये। तो हालांकि एक्सपोनेंशियल ये रेट इसका 1 बाई लैम्डा है, मीन लैम्डा हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्डा हो गया। सो वेरिएबल विथ 2 पैरामीटर k कॉमा लैम्डा है, और लैम्डा को अगर हमने सॉरी k को 1 रख दिया है ना, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो वेरिएबल 1 कॉमा लैम्डा जो है ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्डा के, क्योंकि रेट 1 बाई लैम्डा है तो मीन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ इसमें रेट 1 बाई लैम्डा, मीन इसका निकालेंगे लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। सो तो इसको फिर तो नॉर्मल में भी कर सकते हैं। वो तो लार्ज करोगे, अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, नॉर्मल कैसे बनाओगे? तो 3 पैरामीटर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल सर x माइनस म्यू बाय अल्फा टू द पावर गामा होता है ना, वही x माइनस म्यू बाय अल्फा हो जाएगा सिग्मा, और गामा को हम कर देंगे, गामा मतलब आपका यहाँ गामा जो है आपकी यूजुअली है मतलब k को ले लेंगे 2 तो हो जाएगा नॉर्मल। तो हम म्यू को क्या रखेंगे आप? म्यू को म्यू ही रहने देंगे। सपोर्ट क्या होगा इसका? सपोर्ट क्या, नॉर्मल का सपोर्ट क्या है? सपोर्ट में थोड़ा चेंज है। हाँ वही ना, तो कैसे कैसे सेम हो सकता है? दो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तभी होंगे जब सपोर्ट भी इक्वल होगा, पीडीएफ भी इक्वल होगा। तो नॉर्मल का सपोर्ट तो रियल नंबर है, और इसका सपोर्ट तो अगर आप 3 पैरामीटर में लिखेंगे तो x मोर देन इक्वल टू म्यू टाइप का आएगा कुछ, है ना? यस सर, यस सर। फिर तो वो नॉर्मल नहीं बनेगा ना, नॉर्मल तब बनेगा जब फॉर्म वही इसी में चेंज हो जाएगा, फॉर्म वही आ जा रहा है। हाँ बना सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बट अभी ठीक है, ये बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी ये स्पेशल केस है। सो वेरिएबल 1 कॉमा लैम्डा एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। अब हम थोड़े से प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, बेसिक एक बार मैं बता देता हूँ। तो हमने यहाँ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, सो एक है ना, बस एक बार रिवाइज कराया था। फिर हम लोग थ्योरम्स लिखेंगे, इससे भी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड होते हैं। जो थ्योरम आपको याद है तो डायरेक्टली आप टिक कर पाओगे ऑप्शंस, या इजीली कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में प्रूव करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या था, पहला से स्टार्ट करते हैं। ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसका सपोर्ट है 0 1, जस्ट 0 या 1 होगा, और पीएमएफ था क्या, p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x कैन टेक वैल्यू 0 1, मीन p था, और वेरिएंस क्या था p इंटू 1 माइनस p। mgf क्या था इसका, q प्लस p की पावर t। आते हैं बाइनोमियल में, अच्छा इसका नोटेशन क्या है, x इज बर्नौली p। बाइनोमियल में क्या है, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p, तो इसमें np पैरामीटर है। इसमें pmf था ncx p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x, है ना। सपोर्ट इसका है 0 1 2 अप टू n। इसका मीन है np, वेरिएंस है npq, mgf है q प्लस p की पावर t होल पावर n। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दो केसेस हैं, एक में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करते हैं, एक में नंबर ऑफ फेलियर काउंट करते हैं। तो जब नंबर ऑफ फेलियर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो उस केस में सपोर्ट होता है 0 1 2 अप टू n। उस केस में पीएमएफ आता है q रेज़ टू पावर x इंटू p, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n होगी। और इस केस में मीन आता है कितना, q अपॉन p, वेरिएंस आएगा q अपॉन p स्क्वायर, ठीक है भाई। और mgf क्या आता है ज्योमेट्रिक में, नंबर ऑफ फेलियर वाले केस में, कोई बताओ। p बाई 1 माइनस q e टू द पावर t होल पावर 1, क्योंकि यहाँ पे r1 है ना। सो और दूसरा केस क्या है, दूसरा वाला केस है आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल वाला। तो नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट द फर्स्ट सक्सेस, और नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ सपोर्ट स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इस केस में जो पीएमएफ आता है q की पावर x माइनस 1 इंटू p, जहाँ x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है।
इस केस में मीन आता है 1/p और वेरिएंस होगा q/p²। और mgf क्या होगा इस केस में? p e to the power t by 1 minus q e to the power t। सिमिलरली सेम रिलेशन ज्योमेट्रिक के लिए है। ज्योमेट्रिक में सॉरी ज्योमेट्रिक तो हो ही गया। अच्छा, जब बर्नौली इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, तो ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। नेगेटिव बाइनोमियल में दोनों केसें हैं। एक बार आप नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस, तो यहाँ पे सपोर्ट स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू n तक। यहाँ पे जो पीएमएफ निकल के आता है नेगेटिव बाइनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ फेलियर, तो ये होगा n प्लस x हमारा, तो n प्लस सॉरी r ना, x प्लस r माइनस 1 चूज x ले सकते हैं या r माइनस 1 ले सकते हैं, मर्जी है ना। n प्लस x माइनस 1 चूज या x प्लस r माइनस 1 चूज r माइनस 1, p की पावर r, q की पावर कितना आएगा x, क्योंकि x हम नंबर ऑफ फेलियर ले रहे हैं, तो r सक्सेस x फेलियर है ना। और सपोर्ट यहाँ हमने बोल दिया 0 से लेके आगे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे मीन क्या आता है? मीन आता है RQ/P और वेरिएंस होगा RQ/P²। ठीक है, और आपके पास MGF क्या आएगा इस केस में? सर जियोमेट्रिक का जो mgf था उसके होल पावर में r आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका P/1 माइनस QE की पावर t होल पावर r। तो ये नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस का है। दूसरा इसमें सिचुएशन आता है जो नेगेटिव बाइनोमियल में कि नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट द आरएच सक्सेस, या नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट r सक्सेसेस, है ना। सो r सक्सेस आने तक कितने ट्रायल हमने परफॉर्म किए, तो यहाँ पे सपोर्ट स्टार्ट होता है r से, r +1 r+2 r+3 एंड सो ऑन। और इस केस में जो pmf आता है कि x-1 चूज r-1 p⁻⁴ कितना r q⁻⁴ x-r, क्योंकि यहाँ r सक्सेस है, x ट्रायल्स है, तो x-r फेलियर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ pmf हो गया आपके पास x-1 चूज r-1 p⁻⁴ q⁻⁴ x-r। सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है r से, r+1 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो मीन आता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है, तो यहाँ पे मीन आएगा r/p। नंबर ऑफ ट्रायल वाले में, नंबर ऑफ फेलियर वाले में था RQ/p मीन। वेरिएंस यहाँ पे आएगा, वेरिएंस दोनों केस में सेम होता है, सो RQ/p²। MGF यहाँ पे आएगा कितना, PE⁻t/1 माइनस QE⁻t पूरे की पावर r। तो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल का दोनों केस। अगला क्या था? अगला है हाइपर ज्योमेट्रिक। सो हाइपर ज्योमेट्रिक में जो सिचुएशन था यहाँ पे, ये इसमें क्या काउंट करते थे हम लोग कि हम लोग इसमें एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉक्स है जिसमें टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें कैपिटल M नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड एंड रेस्ट कैपिटल N माइनस कैपिटल M आर ऑफ अदर काइंड। दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, टू टाइप के, टाइप 1 टाइप 2 बोल दो। तो यहाँ एक हम लेते हैं और हम उसमें से हम लोग कैपिटल N ऑब्जेक्ट है बॉक्स में, जिसमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, अब उसमें से स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। नाउ हम ये यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ काइंड 1 या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, ये वाला हम काउंट करते हैं। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, और उसमें फिर सपोर्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, तो 0 1 2 3 अप टू जो सपोर्ट एंड कहाँ पे होता है, मिनिमम ऑफ m and n, कैपिटल M स्मॉल n। हाँ, कैपिटल M स्मॉल n जो भी मिनिमम होगा वहाँ तक जाएगा। जो इसका PMF होता है प्रोबेबिलिटी x = x, वो होता है m चूज x, n माइनस m चूज स्मॉल n माइनस x, और डिनोमिनेटर में कैपिटल N चूज स्मॉल n। और इसका मीन क्या था, स्मॉल n इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। ठीक है ना। ऐसे ही वेरिएंस का कुछ फॉर्मूला है ना, थोड़ा देख लो, m इंटू n एक्सप्रेशन। फिर MGF इसका एग्जिस्ट करता है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जो तुम देख सकते हो। फिर अगला आता है जैसे हमारे पास, मतलब वेरिएंस का भी 2-3 टर्म का फॉर्मूला है, वो देख लेना। सो इसमें डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में सिंपल था कि जो यूनिफॉर्म, अब डिपेंड करता है किस सेट पे आप डिस्क्रीट यूनिफॉर्म कंसीडर करते हो। जैसे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में हमने जो केस क्लास में कंसीडर किया था 1 2 3 अप टू कैपिटल N, इस सपोर्ट पे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है 1/n, तो PMF हो गया प्रोबेबिलिटी x = 1 अपॉन कैपिटल N।
सपोर्ट है 1 टू कैपिटल N। फिर इसके से मीन निकाला था, आई थिंक n+1/2 आया था। वेरिएंस क्या आया था, n² - 1/12 ऐसा कुछ आया था, है ना, n² - 1/12। और MGF उसके हिसाब से डिसाइड हो गया था। मतलब ये सब चीज़ें जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप एक बार देख लेना। सेट बदल देगा तो फिर वो मीन, वेरिएंस और MGF चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि हम सेट 1 to N ही होगा, कई बार चेंज कर देता है सेट। तो आपको ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया, ज़रूरी नहीं कि वहाँ अप्लाई होगा, फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। पॉइसन में क्या था, पॉइसन में जो है इसका डायरेक्ट कोई इंटरप्रिटेशन हमें इस लेवल पर नहीं देखना है, तो ये आगे पॉइसन प्रोसेस में आएगा। तो इसमें सिंपल है कि इसका PMF है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सपोर्ट है 0 to इन्फिनिटी हो गया। फिर इसका मीन लैम्डा, वेरिएंस लैम्डा, MGF क्या है e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर t-1। और फिर आगे जाके मेनली ये है ना, वही तो मुझे यही देखना है मेनली कि मीन, वेरिएंस, MGF और PMF क्या है, सपोर्ट क्या है। अगला है कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, तो हम लोग इसको लिखते हैं x यूनिफॉर्म इंटरवल AB लेते हैं, तो PDF, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट हो गया, तो PDF होगा 1/b - a, x बिटवीन a एंड b। मीन आएगा a+b/2, वेरिएंस आएगा b-a² 12। इसका MGF आता है e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन t टाइम्स b माइनस a। और फिर मीन तो बता दी, वेरिएंस MGF हो ही गया ना, तो यही मेनली है। आगे क्या है, अभी बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसका नेम के साथ सपोर्ट, PDF अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मीन, वेरिएंस, MGF, ये आप एक जगह लिख के रख लो और बार बार देखो, तब तक जब याद ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ होगा इसका, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे काश याद होता। ये एक्सपोनेंशियल में आते हैं। एक्सपोनेंशियल में दो तरह की सिचुएशन है, एक जब रेट लैम्डा होगा, एक जब मीन लैम्डा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लो रेट लैम्डा है तो मीन 1/λ हो जाएगा, जब मीन लैम्डा है तो रेट 1/λ हो जाएगा ना, तो जस्ट वो लैम्डा और 1/λ रिप्लेस हो जाएगा। सो जब अगर PDF लेता हूँ मैं लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, तो इसमें रेट लैम्डा है, मीन 1/λ है, तो इस वाले केस में मीन आ गया 1/λ, वेरिएंस आ गया 1/λ²। अब बताओ इस वाले केस में जब PDF है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, तो MGF क्या होता है, लैम्डा माइनस t। हाँ, लैम्डा माइनस टी, जो कि 1/1 माइनस t अपॉन लैम्डा हो गया। सो ये MGF है। और उसके बाद आपका तो मेनली है ना, यही है डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बाकी दूसरे में जस्ट लैम्डा की जगह 1/λ कर दोगे, जो जिसमें मान लो रेट लैम्डा है, तो अभी डिस्कस किया रेट लैम्डा। दूसरा केस है कि मीन लैम्डा हो जाए, तो PDF हो जाएगा 1/λ e की पावर माइनस x अपॉन लैम्डा, तो वही चीज़ें रिपीट होंगी, जैसे मीन लैम्डा हो जाएगा, वेरिएंस लैम्डा² हो जाएगा, उसका MGF 1/1 माइनस लैम्डा t हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से है। आगे जो है हमारे पास गामा, गामा में भी दो तरह के PDF लिखने का सर फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल में रेट क्या डिनोट करता है, रेट इनवर्स है मीन का। सो डिनोट क्या करता है, डिनोट क्या करता है, रेट मतलब वही है जो आप कुछ दिन कह रहे थे, मान लो जैसे 1 घंटे में 4 लोग आए, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो कहीं पे अराइवल की बात कर रहे हैं कि मान लो 1 घंटे में 4 अराइवल हुआ, तो रेट, और रेट का मतलब क्या है कि पर एक टाइम यूनिट में कितने लोग आया, मान लो 1 घंटे में 4 आया तो 4 कस्टमर पर आवर, ये रेट हो गया। फिर मीन कितना क्या है कि मीन टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द कस्टमर, स्लोप ऑफ द ग्राफ एट एनी पॉइंट को रेट बोलेंगे क्या, नहीं वो एक्सपोनेंशियल रेट तो कैलकुलस में चला गया, स्लोप तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वो रेट नहीं है ना यहाँ पे, नहीं यहाँ दूसरा मतलब है, वो कैलकुलस में अलग मतलब है रेट का, तो वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है dy/dx, या स्लोप जो आप बात कर रहे हैं स्लोप, तो वो तो dy/dx होता है, तो डिवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो वो वाला यहाँ पे नहीं है, वो रेट नहीं है। सो इसमें जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा वाले केस में अगर मैं PDF लेता हूँ, मान लो बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में गामा अल्फा है, x की पावर अल्फा -1 e की पावर माइनस बीटा x, x मोर देन 0, तो इस वाले केस में सपोर्ट इसका 0 to इन्फिनिटी है। इस वाले केस में मीन आएगा अल्फा अपॉन बीटा, वेरिएंस होगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, है ना, और MGF क्या होगा इस वाले केस में, सो 1/1 माइनस t/बीटा, उस पूरे की पावर माइनस अल्फा, अच्छा 1 कर दिया तो जस्ट अल्फा, ठीक है ना, 1/1 माइनस t/बीटा, इस पूरे की पावर अल्फा, या वैसे लिखोगे तो इस तरह कर सकते हैं।
जब बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में है, तो यहाँ MGF में T अपॉन बीटा यूज़ किया हूँ। तो मैं ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा वाले केस में क्या है। और दूसरा वाला केस था जब PDF है 1 अपॉन गामा अल्फा इंटू बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में है, तो उस केस में मीन आपका अल्फा बीटा, वेरिएंस अल्फा बीटा स्क्वायर, और MGF हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा टी पूरे की पावर अल्फा, है ना, ये है। फिर आपके पास आएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा में भी दो टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। सो टाइप 1 में जो सपोर्ट है वो 0 से इन्फिनिटी है, नहीं 0 से 1 है। बीटा टाइप 1 में जो सपोर्ट है वो 0 to 1 है। बीटा टाइप 2 में आपका सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। सो बीटा टाइप 1 का जो PDF है वो होता है 1 अपॉन बीटा फंक्शन एट विथ पैरामीटर अल्फा बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस x की पावर बीटा माइनस 1, सपोर्ट 0 से 1 में है। सो मीन इसका आता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और वेरिएंस क्या आता है जी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 चेक कर प्लस 1 प्लस 1 ना, ठीक है। तो उसके बाद MGF क्या होगा फर्स्ट काइंड का, बीटा फर्स्ट काइंड MGF सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरे काइंड में आते, दूसरा टाइप का जो PDF था 1 अपॉन बीटा फंक्शन विथ पैरामीटर अल्फा बीटा, यहाँ होता है x की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर अल्फा प्लस बीटा, जहाँ सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके साथ इसका मीन जो आता है, मीन कितना है इसमें सेकंड काइंड में, अल्फा बाई बीटा माइनस 1, अल्फा बाई बीटा माइनस 1। वेरिएंस कितना है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बाई बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू बीटा माइनस 2, बीटा माइनस 2 है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा सबको। उसके बाद MGF इसका भी एग्जिस्ट करेगा बट कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। फिर अगला हम आते हैं, अभी हम देख रहे थे वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेबुल का जस्ट अभी हमने ये लिखा है ना, वेबुल 2 पैरामीटर में लिखा हमने, तो इसका सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी, ये PDF है k बाई लैम्डा x बाई लैम्डा की पावर k माइनस 1 e की पावर माइनस x बाई लैम्डा की पावर k, सपोर्ट इसका 0 से इन्फिनिटी है। ये आपका मीन है लैम्डा इंटू गामा 1 प्लस 1 बाई के, ये x की पावर n ये आ जाएगा। वेरिएंस ये है, MGF ये एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसका स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है। गामा का भी स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल था। गामा में जब हम लोग अल्फा को 1 रख देते हैं तो वो भी एक्सपोनेंशियल बन जाता है ना। वेबुल में भी यहाँ पे हमने k को 1 रखा तो एक्सपोनेंशियल बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमने नॉर्मल देखा है, नॉर्मल तो बहुत फेमस है। सो म्यू सिग्मा स्क्वायर इसका नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है। इसका जो मीन है ना, मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और MGF है e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, और है ना, मेनली तो यही चाहिए। फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता है, म्यू को 0 और सिग्मा को 1 रख दो, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमने अलग से डिस्कस किया है कॉची, क्योंकि कॉची को यूज़ करेंगे। सो कॉची में ये था कि कॉची थीटा कोमा म्यू लिखा था मैंने 2 पैरामीटर में, और उस केस में था आज का कि म्यू अपॉन पाई अब इनटू में 1 अपॉन थीटा x माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ थीटा को अगर आप 0 और म्यू को 1 रख देंगे तो स्टैंडर्ड कॉची बन जाएगी, जिसका PDF होता है 1 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोर्ट इसका रियल नंबर है, और इसका मीन वेरिएंस MGF एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमने एक बार ब्रीफली ये डिस्कस कर लिया कि कौन सा सपोर्ट चेंज कर देंगे तो मीन वेरिएंस निकल जाएगा उसका। थोड़ा सपोर्ट में अगर मॉडिफिकेशन कॉची में करेंगे तो फिर, लेकिन सपोर्ट में आप चेंज करेंगे तो PDF फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन पूरे इंटरवल पे 1 देना चाहिए। हाँ सर, तो अगर आप उसको चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 नहीं देगा, तो फिर वो PDF नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, तो अभी जो अभी के टाइम अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे थ्योरम्स रिलेटेड टू दीज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो हमने हालांकि डिस्कस किया भी है, तो उससे कुछ रिपीट भी होगा, लेकिन मैं चाहूँगा ज़्यादा हो, जैसे कोई कुछ पूछता हूँ तुम अगर आंसर करोगे तो इससे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, और आपको भी ये समझ आएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है ना। और अगर यही चलते रहा पूरे साल, अगर कुछ नहीं क्लास में जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम रैंडमली एग्जाम में सब कुछ तुम्हें आ जाएगा। अगर क्लास में आप इंटरेक्ट करते हो, जब कोई पूछ रहा है तो आंसर दो, तो आंसर दोगे तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद होंगी, है ना। ये रहेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ये है। और जितना रिवाइज होगा उतना याद रहेगा, उतने लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सो देखो, सो बर्नौली बाइनोमियल का थ्योरम्स अगर हम देखें, चलो मैं बुक का थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ।
सो बहुत सारे थ्योरम्स हैं ना, कई बार भूल जाते हैं, तो बुक में ऑर्डर में याद रहेगा। ये वीके रवादगी वाली बुक है। तो इसमें चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है, देख लेता हूँ। हाँ 5 है, चैप्टर नंबर 5 है सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें यही डिस्कस किया है। तो चैप्टर 5 में ये वाला पार्ट पूरा चैप्टर 5 है, ये वाला पार्ट चैप्टर 4 था जो रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया था ना, आई थिंक 2 3 4 होगा आगे। अच्छा इसने ज्वाइंट भी डिस्कस कर रखा है, 4 तो ज्वाइंट है इसका, इसने थोड़े से ऑर्डर बदले हैं। तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया ना, इसमें चैप्टर 1 इसका बेसिक प्रोबेबिलिटी है, चैप्टर 2 था रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही चैप्टर 3 था MGF, चैप्टर 4 है मल्टीपल रैंडम वेरिएबल जो हमने अभी नहीं कवर किया है, चैप्टर 5 हमने अभी कवर किया है, या आज करेंगे तो हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड 5 इस बुक का हमने अभी तक डिस्कस किया है। सो अभी बाकी चीज़ अभी डिस्कस करूंगा मैं। और 4th चैप्टर है मल्टीपल रैंडम वेरिएबल ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 5 में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा रिपीटेडली, और मैंने समझ आना चाहिए, समझ आएगा तो याद रखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। देखो तो हमने बर्नौली से स्टार्ट किया था, हमने क्लास में लिखे भी थे थ्योरम्स। सो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो मैं थ्योरम को यहीं से स्टार्ट करता हूँ बर्नौली से। तो हमने एक देखा था कि x इज बर्नौली p if and only if x की पावर n will be क्या था, बर्नौली p for all n belongs to natural number, ठीक है ना। सो अगर x बर्नौली है तो x की पावर n बर्नौली हो, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। अगर x की पावर n भी बर्नौली है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, तो x को बर्नौली होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रूफ्स भी बहुत इजी है, आप प्रूफ्स लिख सकते हो। प्रूफ लिखने के कई तरीके होते हैं, एक तो MGF से प्रूफ हो जाएगा, दूसरा प्रूफ का टेक्निक होता है PMF के थ्रू, मतलब प्रूफ के कई सारे टेक्निक है। सो MGF से भी हो जाएगा, या PMF निकालेंगे तब भी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। सो ये जो थ्योरम है दूसरा वाला कि x अगर बाइनोमियल n, p है, इफ एंड ओनली इफ, तो क्या होता था बताइए, n माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था सर NQ, है ना। तो ये सिंपल था, आपके पास n और q था। सो दिस वाज बाइनोमियल n, q। फिर आपने ये देखा था कि हमने ये लिखाया होगा आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जब दोनों का PDF सेम हो जाता है तो हम लोग आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। सो ये जो बाइनोमियल 1, p है, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बर्नौली p के, मतलब है ना। बाइनोमियल में जब n को हम लोग 1 रख देते हैं तो ये बर्नौली बन जाता है, ये तो पता ही है। तो ये एक बेसिक थ्योरम था। आगे थोड़े बढ़ते हैं। कंडीशनल पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, इन लोगों ने डीजेनरेट से स्टार्ट किया। अच्छा, डीजेनरेट हमने डिस्कस किया था। डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि 1 पॉइंट डिस्कस किया होगा ना, डीजेनरेट, या नहीं डिस्कस किया है? नहीं किया था। सो इसको देख लो, क्योंकि यूज करेंगे इसको हम लोग। डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अ रैंडम वेरिएबल x is said to have degenerate, या इसी को कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल x is said to have degenerate distribution if and only if. So a random variable x is said to have degenerate distribution if and only if there exist, या ऐसा लिख दो, if and only if PMF of x is probability x is equal to c is equal to 1 for some c belongs to R। मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे पूरी प्रोबेबिलिटी है ना। तो
x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 इसकी प्रोबेबिलिटी है फॉर सम x बिलोंग्स फॉर सम c बिलोंग्स टू r। कोई एक ऐसा मिल जाए, या मैं ऐसा लिखता कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c सच दैट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू c इज 1। सो वही बात है ना। सो फॉर सम, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो अगर तुम चाहो, जैसे बाकी मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू x, तो ये लिखा 1 when x is c and 0 otherwise। ये चीज़ है जहाँ पे c कोई रियल नंबर है, c कोई ये ना एक रियल नंबर होगा, तो इस तरह से। अब ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इसको बोलेंगे। अब डीजेनरेट है, सो आप बताओ इसका मीन कितना आएगा। तो सपोर्ट समझ आएगी आपको। सो सपोर्ट एक सिंगलटन सेट होगा। सपोर्ट ऑफ x इज अ सिंगलटन सेट c, जो सपोर्ट है वो एक सिंगलटन सेट आपका c है। तो सपोर्ट इज अ सिंगलटन सेट c एंड मीन कितना होगा, वेरिएंस कितना होगा। सो व्हाट इज मीन एंड व्हाट इज वेरिएंस। मीन सर सी ही हो जाएगा, वेरिएंस 0 हो जाएगा। मीन सी वेरिएंस 0। mgf क्या होगा इसका। e टू द पावर t और c। तो जैसे ना फाइंड करेंगे आप, हाँ e टू द पावर tc या ct है ना, ये ना ये हो Yes, जाएगा। sir. अब यहाँ पे बस बताने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसका वेरिएंस 0 होता है। ये एक अकेला रैंडम वेरिएबल है जिसका वेरिएंस 0 होता है। तो मतलब ये थ्योरम इससे आता है कि x is degenerate random variable, x is degenerate random variable if and only if variance of x is equal to 0। ठीक है ना। सो x degenerate होगा if and only variance of x is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x वेरिएंस x का 0 है। सो डिजेनरेट और वेरिएंस 0 और डिजेनरेट, ये चीज़ है। तो मेनली यही यूजफुल इसके लिए है। कई बार ना ये पूछता है, तो सिर्फ डिजेनरेट का ही वेरिएंस 0 होगा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे वेरिएंस 0 हो सकता है। बाकी कैसे वेरिएंस पॉजिटिव रहेगा हमेशा। सो नेक्स्ट जो है, जो थ्योरम ये लोग लिख रहे हैं, बाकी आपने ये तो देखा ही है। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे, सो इफ सो ये IID आगे वर्ड यूज कर रहा हूँ। IID थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ नया होगा आप लोगों के लिए। IID का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पता है आपको कि सबका PMF कॉमन है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मतलब ईच रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। मैथमेटिकल मीनिंग देखो थोड़ा आगे जाए क्लियर होगा कि वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि लाइक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, है ना। सो मतलब रैंडम वेरिएबल x1 और x2 इंडिपेंडेंट है। सो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है कि इट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो अभी मैं यूज़ करूँगा IID वर्ड, आगे हम देखेंगे जॉइंट में एक्चुअली मेनली आएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रूफ करना और ये सब देखना। तो IID का मतलब होगा इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रैंडम वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। ठीक है, इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल डिफरेंट होंगे बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सबका, लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, सो दे आर IID रैंडम वेरिएबल्स। देन हमें ये देखना है कि इसका जो सम है समेशन xi फ्रॉम 1 to n, मतलब सर सेम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबका सेम PMF है। जी जी PMF सबका x1 x2 सबका PMF सेम होगा। हाँ हाँ हाँ। सो अभी मैं IID इसको लिख देता हूँ बर्नौली P। सो बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। अगर ये बर्नौली P है तो x1 x2 सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा।
कोई बताओ आप में जिनको समझ आ रहा है। सो ईच इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स आर बर्नौली पी, मतलब बाइनोमियल 1, p है ना, ये वही है बाइनोमियल 1, p। तो इसका सम क्या फॉलो करेगा, बर्नौली का सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो बर्नौली ही होगा। नहीं नहीं, बर्नौली नहीं होगा, ये तो इसलिए पूछ रहा हूँ। बाकी लोग बताइए, किसी को तो पता होगा, इसलिए नहीं सबको पता होगा बाइनोमियल n, p। है ना, ये तो बहुत इजी सा है ना, ये तो सबको। सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, तो ये बाइनोमियल n, p हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये सिंपली बाइनोमियल n, p हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ऐड होता है, अगर 2 को ऐड करता तो बाइनोमियल 2, p होता, 3 को ऐड करते बाइनोमियल 3, p होता। सो n को ऐड कर रहे हैं, बाइनोमियल n, p है आपका, ठीक है। अगर इसी को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, अब ऐसा लिख रहा हूँ, देखो अब ऐसा है, इफ xi इज, ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ऐसा लिख देता हूँ, xi इज बाइनोमियल ni, p, समझो ni, p का मतलब x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n1p, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n2p, x3 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n3p एंड सो ऑन। सो फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू r, मान लो r नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, या k नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है। सो देयर आर r नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 x, तो यहाँ से मैं पूछूंगा आपसे, इफ दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन ये आपसे पूछ रहा हूँ समेशन xi I फ्रॉम 1 to r, मतलब x1 x2 x3 xr, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका मतलब हो गया x1 से लेके xr तक, देयर आर r नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो x1 था बाइनोमियल n1p, x2 बाइनोमियल n2p, तो xr इज बाइनोमियल nr, p। सो आपके पास जो समेशन है x1 to xn, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली बाइनोमियल। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ni I फ्रॉम 1 to r, p, ठीक है। इन सब का प्रूफ आ जाएगा MGF टेक्निक से, MGF आगे हम पढ़ेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे थोड़े ज्वाइंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। सर यहाँ पे IID होना जरूरी नहीं है? हाँ, IID होना जरूरी इसलिए नहीं है, IID का मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ जो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल n1p, और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n2p। सो क्या आपको लगता है ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या बताया था हमने, दोनों का PMF सर इक्वल होगा। हाँ, लेकिन यहाँ PMF सेम आएगा। सर कौन से बुक में मिलेगा सारा प्रॉपर्टीज एक जगह? ये VK रोहतगी वाली बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग कि सिंपली ईच xi क्या है, बाइनोमियल ni, p है, और जो समेशन है x1 to xr, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो बाइनोमियल समेशन ni I फ्रॉम 1 to r, मतलब सिंपली ये पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो गया है ना, इसमें क्या हुआ, जस्ट फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो गया आपका। सो और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ पे, है ना, दिस इज नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू x2, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो दोनों का PMF डिफरेंट, इसलिए हमने यहाँ पे IID नहीं लिखा है ना, यहाँ हमने जस्ट इंडिपेंडेंट लिखा है क्योंकि IID होगा नहीं। सो सिमिलर जो रिलेशन अभी हमने देखा है कि बर्नौली का सम क्या होता है, बाइनोमियल होता है, तो वैसे ही अगर आप ज्योमेट्री का करेंगे, या यहाँ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा हमारे पास, सो
कैंसिल हो गया, क्या है? अरे पवन जी, नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया क्या? नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया क्या? हाँ जी कमल, आपको कैसे पता है? अरे पिछले वाला कैंसिल होगा, यूजीसी का। अच्छा, आज वाला जो हुआ था अभी कुछ दिन पहले। ओके ओके, क्यों कैंसिल हो गया है? CSIR का भी होना है ना, तो आई वो तो यूजीसी आर्ट्स वालों के लिए मुझे लगता करवाया था उन्होंने। CSIR हाँ CSIR वाला 27th को है। हाँ 27 को है ना, तो वो यूजीसी वाला कैंसिल हुआ ना। वो तो होने के बाद कैंसिल कर दिया। सर एनटीए में तो सेटिंग होने लगा, तो फिर मतलब एक रिपीटेड अब एग्जाम सर गेट ही बचा, गेट कैट यूपीएससी, बाकी सर बताओ अब क्या ही है, मतलब सारे एग्जाम लीक करवा दे रहे हैं लोग। इसीलिए सर गेट का ही तैयारी करना बेटर है, लेकिन गेट से सर फिर प्रोफेसर में बनता नहीं। जैम और गेट तो आईआईटीज करवाते हैं, तो ये जो यूजीसी और सीएसआईआर अच्छा ये लोग एनटीए से करवाते हैं क्या ये भी एग्जाम? तो यस सर। तो ये जैम और गेट खुद आईआईटी अपने एग्जाम कंडक्ट, ये लोग खुद कंडक्ट करवाते हैं, खुद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आईआईटी पे होता है जैम और गेट का, तो थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे। इसी एग्जाम को पावर देना चाहिए सर। तो इसके लिए अच्छा पेपर आउट हो गया था मतलब आजकल ज़माने में हर एग्ज़ाम का पेपर आउट हो जा रहा है। और हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो आर्ट्स का था ना। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो ये बाइनोमियल है ना, ये तो बाइनोमियल वाला हो गया। सेम चीज़ें ज्योमेट्रिक में होंगी, तो यहाँ पे बर्नौली की जगह मैं ज्योमेट्रिक कर दूंगा, तो सम क्या हो जाएगा? नेगेटिव बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ थ्योरम है, तो ये जो थ्योरम है कि इफ x1 x2 xn आर IID ज्योमेट्रिक p, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक p है, मतलब ये हो गया। सो ज्योमेट्रिक p इज एक्चुअली this is identically distributed with नेगेटिव बाइनोमियल 1, p है ना। तो ये नेगेटिव बाइनोमियल 1, p है। और देन जो इसका सम है xi i फ्रॉम 1 to n, मतलब अच्छा x1 to xn कर दिया मैंने ना। तो इसका क्या आ जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल n, p। हालांकि r यहाँ r ले सकता हूँ मैं, है ना, तो n की जगह तुम r भी कंसिडर कर सकते हो, xr। तो यहाँ से ये होगा कि ये सम r तक जाएगा, है ना। तो ये xr तक होगा, तो ये r, p हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप n लिखो या r लिखो, सेम थिंग। सो जनरली बाइनोमियल में हम लोग n, p लिखते हैं, और नेगेटिव बाइनोमियल में r, p लिखते हैं, इसलिए r कर दिया हूँ। सो ये हो गया x1 x2 xr IID ज्योमेट्रिक p, मतलब नेगेटिव 1, p। देन जो समेसन है, दैट समेसन विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो समेसन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव बाइनोमियल r, p। इसी को जनरलाइज करेंगे जो नेक्स्ट थ्योरम अगर हम लिखेंगे कि लाइक ईच xi, सो if each xi is geometric p, या मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक p तो हो गया ना। अच्छा ज्योमेट्रिक pi's होगा तो क्या होगा? हाँ तब कुछ नहीं होगा ना। जैसे कई बार बच्चा पूछता है कि मान लो सर ऐसा हो, देखो जरा समझो यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ये कहा आपसे कि x1 जो है बाइनोमियल n1p है, x2 बाइनोमियल n2p है। तो इस केस में सम आया n1 प्लस n2, p बाइनोमियल में। अगर यहाँ p1 p2 कर देंगे तो कुछ होगा? तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ pmf आएगा, बट दैट विल नॉट बी ए स्टैंडर्ड, मतलब np1 np2। तो उस केस में है ना,
तो ये वाला केस आएगा वहां पे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आगे डिस्कस करेंगे। चलो अभी इसको देखते हैं। मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक पी है ना, अगर ये डिफरेंट पी आईज हो जाता, ज्योमेट्रिक P1 P2 P3, तो उस केस में ये नेगेटिव बाइनोमियल नहीं आएगा फिर। तो कोई स्टैंडर्ड हाइपर ज्योमेट्रिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हाइपर ज्योमेट्रिक। नहीं नहीं जरूरी है, ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई इज निगेटिव बाइनोमियल आर आई कॉमा पी, ठीक है ना, जहाँ पे आई की वैल्यू है फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, मान लो n तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x1 इज बाइनोमियल r1 कॉमा p, x2 इज बाइनोमियल r2 कॉमा p एंड सो ऑन, xn इज बाइनोमियल rn कॉमा p एंड दे आर इंडिपेंडेंट। सो दे आर इंडिपेंडेंट, देन जो होगा सो देन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा समेशन का, समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, जो कि है ना, तो इसका मतलब हो गया x1 x2 अप टू xn, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो ये आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल समेशन आर आई कॉमा पी आई फ्रॉम 1 टू n। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ईच एक्स आई नेगेटिव बाइनोमियल है जहाँ आर आई वेरीज कर रहा है, तो यहाँ सम जो होगा पहला पैरामीटर ऐड होगा, लाइक बाइनोमियल फर्स्ट पैरा, यहाँ भी फर्स्ट पैरामीटर ही ऐड हुआ है, 1 था तो r हो गया, अगर n लिखते जैसे पहले लिखा था तो n कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो ये नेगेटिव बाइनोमियल सर यहाँ अगर p चेंज करेंगे तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। हाँ, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ये मल्टीनोमियल मिलेगा यहाँ पे, अगर p को अलग अलग चेंज करेंगे। हाँ, तो वो और मल्टीनोमियल अलग है, तो वहाँ पे पी आई का सम 1 होता है, यहाँ जरूरी नहीं है कि सम 1 होगा। मल्टीनोमियल में क्या होता है, ईच पी आई का सम 1 होता है ना, यस सर। तो यहाँ वैसा नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये सिंपल था। अच्छा, इसी को मैं अगर रिलेट करूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, तो हमारा नेक्स्ट क्या है कि जो ज्योमेट्रिक पी है एक्चुअली, वो तो लिख ही दिया हमने कि ज्योमेट्रिक जो पी है इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा पी। अब ज्योमेट्रिक पी अगर नंबर ऑफ फेलियर वाला है तो ये नेगेटिव बाइनोमियल भी नंबर ऑफ फेलियर वाला होगा। अगर ये ज्योमेट्रिक है नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है तो ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला होगा, ठीक है ना, उस तरह से करस्पॉन्डिंग बनाएगा। सो नेक्स्ट जो केस हमारे पास है ये तो ज्योमेट्रिक का हो गया है ना, ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल का रिलेशन। तो सर उसी तरह एक्सपोनेंशियल में तो पावर ऐड करेंगे, मतलब कि अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो फिर एक्सपोनेंशियल आएगा। नहीं, x1 into x2 भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा। सो वहाँ भी सम होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे गेसिंग से नहीं होगा, प्रूफ करके जब कोई चीज़ आपको लग रहा है ऐसा होगा तो आप प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके पीछे प्रूफ है एक्चुअली। नेक्स्ट एक थ्योरम है जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपको यहाँ गिवन है मान लो थ्योरम यहाँ पर दे रखा है कि लेट से, अभी आसान सा लिखता हूँ, लेट x इज ज्योमेट्रिक p या लेट x एंड y आर ज्योमेट्रिक p विथ PMF। तो इसका PMF लेता हूं मैं नंबर ऑफ फेलियर वाला, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेलियर का मतलब q की पावर x इंटू p, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन होगी। ये x और y, अभी दो की बात कर रहा हूँ मैं। सो x एंड y आर IID, तो ये IID कर दो। सो दे आर IID, दे आर IID ज्योमेट्रिक p विथ PMF q की पावर x इंटू पी, जहाँ x की वैल्यू ये होगी। देन आपसे पूछ रहा है कि x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए। तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट?
सर टी कांस्टेंट है। हाँ, टी कोई गिवन नंबर है, मान लो 5 6 7 इस तरह कोई नंबर हो सकता है। कोई बताओ जिनको समझ आ रहा है, एनी वन टेल में। आप बुक में देख के बता सकते हो, ऑनलाइन देख के बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जो पूछ रहा हूँ मेन है आपको आंसर आना चाहिए अभी, चाहे कैसे भी आप बुक से बता सकते हो देख के, बट अगर आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं मतलब आपकी समझ क्लियर है। ये है, कई बार लोग बुक में देख के भी आप नहीं बता पाओगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं हुई है, तो किताब में जो चीज़ लिखी हुई वो भी आपको समझ नहीं आएगी। तो अगर किताब में लिखी हुई चीज़ आपको क्लियरली समझ आ रही मतलब आपकी लेवल ठीक है, मतलब आप उस तक पहुंच चुके हो कि आप समझ पा रहे हो ना। किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी, सबको सिर्फ समझ आता है, तो समझ उनको आता है जिनका लेवल उस लेवल तक है, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक है, तभी तो समझ आएगी। तो देख के बताओ क्या आएगा। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। दूसरा मैं एक और लिख देता हूँ, इसका दूसरा पार्ट है इसी थ्योरम का कि ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, जहाँ पे x -1 कर दो इसको, और ये वाला पीएम, तब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये है कि वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो आपको बताना है। सर डिराइव कर दीजिए। डिराइव करें, डिराइव भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो सर बर्नौली होगा क्या? सो दिस इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, तो ये होगा यूनिफॉर्म ऑन द सपोर्ट। तो यहाँ x 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और जब x 0 होगा तो y t हो जाएगा, y 0 होगा तो x t होगा, तो 0 से लेके t तक ये आएगा। सो इसका सपोर्ट होगा यूनिफॉर्म 0 to t, और ये होगा दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। अब यहाँ t कहाँ, x कहाँ से स्टार्ट, ये x का सपोर्ट क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो x प्लस वाई t है, तो y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी क्योंकि सपोर्ट 1 है ना, सो x की मैक्सिमम वैल्यू t माइनस 1 होगी, तो ये t माइनस 1 तक जाएगी। सो अब आपसे यहाँ पूछ लूँ कि पीएमएफ बता दो, चलो है ना, दोनों का पीएमएफ लिख देते हैं, तो पीएमएफ भी लिख सकते हैं हम लोग। सो पीएमएफ लिख सकते हैं ना, इस केस में पीएमएफ क्या होगा। सो अगर आप यहाँ पे, और डिराइव करना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है ये, आप प्रूव करके देख लीजिए, बहुत आसान सा है, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। सो सिंपल है, जैसे कंडीशनल पीएमएफ निकाल सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने सीखा निकालना, तो उससे ही आ जाएगा इसका प्रूफ। सो दैट इज ये है x इज इक्वल टू स्मॉल x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। और यहाँ देखिए डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, आप काउंट कीजिए कितने पॉइंट है इसके सपोर्ट में, कितने पॉइंट्स हैं। सपोर्ट में कितने हैं, 0 से लेके t तक, मतलब देयर आर t प्लस 1 पॉइंट्स एंड x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू t। और यहाँ पे अगर pmf इसका लिखेंगे, सो इसका pmf होगा दैट इज probability x is equal to x given x plus y is equal to t is, इसमें सपोर्ट में कितने पॉइंट है, t माइनस 1 पॉइंट्स हैं, सो ये होगा t माइनस 1 when x can take value 1 2 3 up to t माइनस 1। सो ये हमारे पास ये थ्योरम है। तो दोनों ज्योमेट्रिक है, लेकिन नंबर ऑफ फेलियर वाला है तो इसका यूनिफॉर्म 0 से t होगा, और नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है तो ये यूनिफॉर्म इस तरह से होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आ जाएगा।
प्रूव करना बहुत आसान है, क्या करोगे, इवेंट ई इवेंट एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अलग अलग निकाल के इजीली आ जाएगा। ये करके देख लो, नहीं तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। ये है, प्रूव करना आसान है, इसको जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक के लिए। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल में इसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा, बट स्टैंडर्ड नहीं, मैं इसको लिखा दूं आपको नेक्स्ट वाला। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म जो है कि लेट ऐसा है, दो की बात करो अभी, x एंड y आर IID, अच्छा IID लिखूं, नेगेटिव बाइनोमियल r, p, मान लो ये है, देन कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t इज, सो ये क्या आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t, इसकी किसके इक्वल आएगी, इसका स्टैंडर्ड कोई डायरेक्ट नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा सो दैट विल बी, इसको प्रूव किया जा सकता है सर, सो दैट विल बी x प्लस r माइनस वन, चूज x या चूज r माइनस वन, अब ये कर सकते हैं या x पे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आएगा, ये x लिख लो चाहो तो यहाँ पे चूज x, और नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास कि t प्लस r माइनस x माइनस वन। सर निगेटिव बाइनोमियल कौन वाला केस का बता रहे हैं? दो केस था ना उसमें। हाँ, इसमें कौन सा वाला केस ले रहे हैं, PMF लिखना पड़ेगा, सही बात है। सो यहाँ जो हम ले रहे हैं वो नंबर ऑफ, यहाँ जो हम कंसिडर कर रहे हैं ना वो नंबर ऑफ फेलियर वाला केस ले रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर वाला है। सो t प्लस r माइनस x माइनस वन, चूज t माइनस x, और यहाँ पे आएगा t प्लस 2r माइनस वन, चूज t। हाँ, सो तो सर x उनका सपोर्ट उसमें बताना होगा। जी जी, सपोर्ट बताते हैं ना, तो यहाँ मैं एक तो क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा वाला है ना, तो इसका सपोर्ट जो होगा, हाँ सपोर्ट बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा एक्चुअली x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 ये चलती रहेगी, कहाँ तक जाएगी, सो ये t प्लस है ना, जैसे आप x को 0 रखोगे तो yt, y को 0 xt, तो t तक जाएगी, ये होगा। और हमने PMF क्या लिया है इसका, सो IID है विथ PMF, तो यहाँ हमने PMF नंबर ऑफ फेलियर वाला लिया है। सो x प्लस r माइनस वन, चूज r माइनस वन, p रेस टू पावर r वन माइनस p, जो कि q है, q रेस टू पावर x, नंबर ऑफ फेलियर है, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से है। देन ये आएगा, सिमिलरली दूसरे केस में भी ड्राइव कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका। बाकी R1 R2 केस में भी लिख सकते हैं, तो वो तो ड्राइव कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है अभी ये, तो इसका उतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से स्टैंडर्ड बन रहा है ना, ये स्टैंडर्ड था, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन दिस सेट, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन दिस सेट, तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए भी हैं, आते भी हैं, तो आपको ये याद रहेगा, डायरेक्टली निकाल पाओगे, नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। ये है,
अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है, तो ये नेगेटिव बाइनोमियल और ज्योमेट्री के बेस था। बाकी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी हमने बताए थे आपको, तो ज्योमेट्रिक फॉलोज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सो ये जो है कि लेट x be a discrete random variable, then x is geometric p if and only if probability x more than, मान लो ऐसा है m plus n, so x geometric p है if and only if x more than m plus n, given x more than m is equal to probability x more than equal to n। सो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वांटिटी को फॉलो करेगा, सो गारंटी है वो ज्योमेट्रिक होगा। ज्योमेट्रिक है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको बोलते हैं मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो ये जो है ना, इसका नाम है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको गिवन है कि x की वैल्यू m से ज़्यादा है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू m प्लस n से ज़्यादा होगी। ये उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितनी x की प्रोबेबिलिटी n से ज़्यादा या इक्वल होने की है। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हटा दिया हमसे, मेमोरी इसका लॉस हो गया। मतलब m के बाद हमने 0 से काउंट करना स्टार्ट कर दिया। ये समझ लीजिए कि m टाइम के बाद, जैसे एग्जांपल के लिए कोई है ना, कोई रैंडम वेरिएबल या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक है फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी अगले 20 साल चलेगी, अगर ये अगले 10 साल चल चुकी है, तो या मान लो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी की अगले 20 साल चलेगी, अगर 5 साल चल चुकी है, तो 5 साल जो चल चुकी है तो ये उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितनी पहले 15 साल चलने की थी। मतलब कहने मतलब मेमोरी उसको लॉस हो जाएगा, माइनस कर दोगे आप उसको, ये चीज़ है। समझ आ रहा ना? जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है 5 साल चल गई, तो आज से अगले 15 साल चलने की वही प्रोबेबिलिटी जिस दिन खरीदा था उससे अगले 15 साल चलने की है। कहने का ये मतलब है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने भी पढ़ा नहीं है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आइडिया है आप लोगों को? तो उससे रिलेटेड भी थ्योरम्स लिख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास या पहले। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है मैं को बता देता हूँ, फिर इसको मैं आज एक थ्योरम और लिख के क्लास आज स्टॉप करेंगे यहीं पे, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो एक थ्योरम और लिख देता हूँ मैं। सो ये थ्योरम ये कहता है कि लेट सर वो पिछला थ्योरम में x ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा वहाँ पे। हाँ, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू n है। यस, इक्वल टू कैसे आएगा? हाँ, इक्वल टू प्रूफ करके आप देख सकते हैं, ये भी इजी है। ये इवेंट E है, ये इवेंट F है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। तो जब आप लिखेंगे ना तो हाँ सर तो वो कैंसिल होके n इंक्लूड हो जाएगा, तो वो आपको इजीली दिख जाएगा, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो सो x1 x2 xn मान लो दे आर IID ज्योमेट्रिक P। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक P जब ये लोग लिखते हैं तो इनका कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी लिख रहा है ना, इनका एक्चुअली ये लोग नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, है ना। यहाँ पे इन्होंने जो डिस्कस किया नंबर ऑफ फेलियर वाला केस डिस्कस किया है। सो ठीक है, तो ये सब नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है, मतलब बाकी तो दोनों होगा उसमें। तो इसमें है विथ जो है इसका नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x q की पावर x इंटू p, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 ये है। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देन जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, इसका एक्चुअल मतलब होता है कि जब तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है तो इसका जो सबसे मिनिमम होगा, सो मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, एक्चुअली ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उसका मिनिमम लेंगे वो भी रैंडम होगा, क्योंकि वैल्यूज है ना सबकी पुट करेंगे उसके हिसाब से। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सो ईच xi आर ज्योमेट्रिक p विथ दिस pmf, तो ये जो होगा ये भी ज्योमेट्रिक होगा, जहां पे p के प्लेस पे एक्चुअली इसके पास आएगा, सो ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर आपके पास क्या होता है जी, तो मैंने p लिखा है एक्चुअली, तो ज्योमेट्रिक p तो ये आ जाएगा 1 माइनस p की पावर n, तो ये आ जाएगा ज्योमेट्रिक। तो ये जो है, ये जो है, ये जो p की पावर n है, तो ये 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 p की पावर n
इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। सो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है एक्चुअली। मतलब ये सब प्रूफ पे बेस्ड है ना, प्रूफ डिफरेंट लोगों ने किए हैं। तो इस बुक में क्या एक जगह कंपाइल कर दिया है, तो डिफरेंट लोगों ने ये प्रूफ किया है। सो प्रूफ करना ये मुश्किल नहीं है, आसान है, प्रूफ कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ तक हो गया। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसको अगर जनरलाइज करोगे तुम, अगर इसको तुमने जनरलाइज किया तो ये आ जाएगा। इसी थ्योरम को मैं अगर जनरलाइज करूँ, मतलब जनरलाइज मतलब ये है कि ईच पी आई इक्वल ना होकर डिफरेंट हो जाए मान लो, तो क्या होगा, डिफरेंट अगर कर दूं मैं, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो ये जो xi है दे आर ज्योमेट्रिक pi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n एंड दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ मैं इंडिपेंडेंट यहीं लिख देता हूँ। सो दे आर इंडिपेंडेंट नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो इसको ऊपर इंडिपेंडेंट लिखा है मैंने। सो दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। So xi are independent geometric pi's with PMF this. So है ना, मतलब जो भी टाइप है इसका, इस टाइप का PMF है। तो क्वेश्चन ये है अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो इसका ज्योमेट्रिक तो होगा, बट यहाँ पे इसका पैरामीटर आ जाएगा 1 माइनस प्रोडक्ट 1 माइनस पी आई फ्रॉम 1 to n, है ना। अभी पिछले वाले केस में क्या हुआ, यहाँ ईच पी आई इक्वल है तो पी आई को पी रख दिया तो 1 माइनस पी की पावर n हो गई थी। जनरलाइज केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो, तो वो क्या लिखे हैं, x1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ वो x1 इज इक्वल टू, सबसे नीचे लाइन में क्या लिखे हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्चुअली इसका मतलब ये है, होता क्या है कि मान लो अगर मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जस्ट अभी इंट्रोड्यूस करूँ आपके लिए, तो इसमें ये है मेरे पास n रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इसमें नोटेशंस होता है, जैसे ये x ब्रैकेट में 1 लिखा है तो ये ब्रैकेट 1 नोटेशन है। इसका मीनिंग होगा मिनिमम सबसे छोटा, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वन x1 हो गया। तो इसका मतलब है मिनिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn। x2 का मतलब होगा सेकेंड मिनिमम, ठीक है ना, सेकेंड मिनिमम ऑफ x1 x2 xn एंड सो ऑन, चलता रहेगा। xn होगा हमारा nth मिनिमम। तो nth मिनिमम मतलब लार्जेस्ट वन एक्चुअली। सो ये होगा लार्जेस्ट या मैक्सिमम। सो लार्जेस्ट वन, तो ये नोटेशन है। आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। अगर मुझे ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीच वाले का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट में भी कॉन्टिन्यूअस में भी। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल, ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो चूंकि ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे पता है तो हम रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन्हीं रैंडम वेरिएबल को ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करने का मतलब x1 सबसे छोटा होगा, x2 उससे लार्जर होगा एंड सो ऑन xn होगा। सो अभी n रैंडम वेरिएबल्स हैं, इसमें है कोई ऑर्डर नहीं है। इसको हमने मिनिमम, सेकेंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, लास्ट में मैक्सिमम वन। तो ये नोटेशन है। तो ज्योमेट्रिक में इसके लिए थ्योरम है। सेम थ्योरम आएगा एक्सपोनेंशियल में, जो कि अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ मैं। तो आज हमने क्या किया है डिस्कस, जस्ट जो रिमेनिंग मेनली वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल का पीडीएफ देखा, कॉची का, वेबुल, कॉची और नॉर्मल का हमने इंट्रोडक्शन देखा है जस्ट। देन हम अभी थ्योरम्स लिख रहे थे, बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, ये 4 का थ्योरम लिखा हमने। सो नेक्स्ट क्लास में हाइपर ज्योमेट्रिक से स्टार्ट करूंगा और हाइपर ज्योमेट्रिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, मतलब थ्योरम्स जो स्पेशली है, हाँ वो डिस्कस करेंगे हम लोग। सो उससे बाद आगे वही हाइपर ज्योमेट्रिक एंड ऑल दैट। सो कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये स्टॉप करता हूँ।
बाकी जिनके डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं, तभी डाउट क्लास होगी 12 बजे तक, ठीक है। सर प्रॉपर्टीज खत्म हो गया जितना डिस्ट्रीब्यूशन था? नहीं नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है भाई, खत्म कहाँ हुआ है। अभी तो हमने तो कहाँ तक डिस्कस किया है, अभी तो जो मैं तो अभी तो आधा ही तो शुरू ही हुआ है ना। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के भी तो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो अभी तो शुरू ही किया हमने आज। सो कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे अभी हम, ठीक है। ये तो हमने कहाँ तक डिस्कस किया, अभी ज्योमेट्री की बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अभी है थ्योरम्स में, सो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगले क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू। सो